नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं। उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे वो हम उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं की बात करें या फिर उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की बात करें, उनसे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और वहीं देखिएगा, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने का वादा जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के अंदर किया था, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनको लगातार कहीं ना कहीं बेलगाम जो घूमते हैं उन पर लगाम कसने का काम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों को कहीं ना कहीं पकड़कर जो विजिलेंस की टीम है उन्होंने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। और वहीं सबसे बड़ी जो अभी कार्रवाई की गई है वो हरिद्वार के अंदर की गई है कि एक 54 करोड़ रुपए की जो जमीन थी उसका घपले के आरोप में कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी हैं, आईएएस हैं, और इसके साथ ही नगर आयुक्त सहित यानी कि 12 कर्मचारियों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जा रही है। उसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार उनका जो ट्रेडिंग है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है इसकी कहीं ना कहीं चारों ओर सराहना की जा रही है और साफ तौर पर माना जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जीरो टॉलरेंस की सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो या कितना बड़ा नेता हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उस पर इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहेगी और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम जरूर किया जाएगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, जेके 24/7 न्यूज, देहरादून। समृद्धि महामार्ग में जो है खास तौर से अब मुंबई नागपुर सिर्फ 8 घंटे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। महाराष्ट्र के विकास की रफ्तार और तेज हो चली है। महाराष्ट्र आज खास तौर से आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक क्षण की जब महाराष्ट्र को मिला एक नया समृद्धि का रास्ता। मुंबई से नागपुर अब सिर्फ 8 घंटे का सफर हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के अंतिम हिस्से इगतपुरी से आमने 76 किलोमीटर का उद्घाटन करते हुए इस महामार्ग को आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया। 700 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे खास तौर से जो है नागपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाता है और अब ये राज्य के 24 जिलों को आपस में जोड़ेगा। पहले जहां इस सफर में 16 घंटे लगते थे, अब ये केवल 8 घंटे में पूरा होगा। ये सिर्फ एक हाईवे नहीं है, ये आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। सुरक्षित, पर्यावरण संवेदनशील और टिकाऊ इस एक्सप्रेस वे के निर्माण जो है खासतौर से ने हमारी तकनीक क्षमताओं को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की सरकार को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने जो है ट्वीट कर प्रधानमंत्री के नेतृत्व को महाराष्ट्र की सफलता की कुंजी बताया है, तो वहीं राज्य सरकार ने इस परियोजना को ऐसे ऑफ लिविंग की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया है। इस महामार्ग से सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। आज जब ये परियोजना पूरी हो चुकी है तो खास तौर से वो दिन याद आते हैं जब मैंने इसका सपना देखा था। आज उसे पूरा करने का गर्व महसूस हो रहा है। समृद्धि महामार्ग सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र के भविष्य की नींव है। एक ऐसा भविष्य जो रोजगार, निवेश और अवसरों से समृद्ध होगा। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, अमरावती। पंजाब सरकार ने आज एक बड़ा एक्शन लेते हुए लुधियाना के विजिलेंस के एसएसपी जगतप्रीत सिंह को सस्पेंड कर दिया है। ये मामला तब सामने आया जब एसएसपी ने 2 दिन पहले ही
लुधियाना वेस्ट से कांग्रेस के प्रत्याशी भारत भूषण आशु को एक पुराने मामले में समन भेजकर विजिलेंस दफ्तर में पेश होने के लिए कहा था। आज 6 तारीख थी और 6 तारीख को ही भारत भूषण आशु को विजिलेंस दफ्तर जाना था, लेकिन पंजाब सरकार को इस पूरे मामले की भनक तक नहीं थी। मामला तब सामने आया कि जब सुबह सुबह आशु ने ये जानकारी दी कि विजिलेंस उनको परेशान कर रही है और जानबूझकर उपचुनावों के बीच पंजाब सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए और उनको टारगेट करने के लिए ऐसे कदम उठा रही है, जबकि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। ये मामला जब सुर्खियों में आया तो पंजाब सरकार ने इस बात को लेकर जांच की कि आखिरकार ये सम्मन किस तरीके से और कैसे भेजा गया। लेकिन बाद में पता चला कि आशु और जगतप्रीत सिंह की आपस में पहले से सांठगांठ थी और ये सम्मन खुद आशु के कहने पर ही भिजवाया गया था। ऐसा सूत्रों के हवाले से चीजें सामने आ रही हैं। जब ये बात सामने आई कि जगतप्रीत और आशु के बीच चुनाव से पहले बैठक हुई थी, तो उसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों के बाद अब लुधियाना के एसएसपी जो विजिलेंस है जगतप्रीत सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। साथ ही सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि भारत भूषण आशु को अब आने वाले दिनों के अंदर विजिलेंस के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सम्मन बिना किसी को ध्यान में लाए हुए भेजा गया था और इसका उद्देश्य कुछ और था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि भारत भूषण आशु को सम्मन भेजना और आज उनके पेशी को लेकर पंजाब के अंदर राजनीति खूब रही, लेकिन एक और बड़े अधिकारी पर पंजाब सरकार ने आज बड़ी कार्रवाई कर दी है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और मिनी गोवा कहे जाने वाले पेटियार को जा रहे हैं तो जल्दी ही जंगल सफारी के दीदार कर लें, क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 7 महीने तक चलने वाले पर्यटन सत्र आखिरी दौर में चल रहा है। अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो 15 जून से पहले ही यहाँ के पर्यटन स्थलों का दीदार कर लें, क्योंकि 15 जून को बंद होने जा रहे हैं मिनी गोवा के द्वार। कैसे आपको इस गोवा बीच का सैर करनी है ये आपको हम बताते हैं। मुख्यालय से 37 किलोमीटर दूर मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस पर इसका प्रवेश द्वार है। यहाँ से सैलानी अपने वाहन को खड़ा कर जंगल सफारी के वाहन से घूमते हैं। पर्यटकों के लिए 80 जंगल सफारी वाहनों की व्यवस्था की गई है। एक वाहन से तकरीबन 6 लोग भ्रमण पर जा सकते हैं। जिप्सी वाहन का 4200 रुपए और जिनाना वाहन का 5600 रुपए किराया है। सैलानियों के लिए ठहरने की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। चूका बीच में बनी वाटर ट्री, वेबो और थारू हट बुक कर सकते हैं। सैलानी ऑनलाइन वेबसाइट upecotourism.in पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। दरअसल पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल न सिर्फ बाघों को लेकर बल्कि प्राकृतिक खूबसूरती को लेकर भी सैलानियों को आकर्षित करता है। यहाँ का चूका बीच पीटीआर की खूबसूरती पर 4 चांद लगाता है। जंगल और शारदा डैम के किनारे स्थित चूका बीच का नजारा सैलानियों के लिए गोवा का एहसास कराता है, इसलिए इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। 7 महीने तक चलने वाले पर्यटन सत्र के दौरान हजारों सैलानी यहाँ आकर प्राकृतिक सुंदरता को करीब से निहारते हैं। जंगल सफारी का रोमांच भी देखने को मिलता है। इस पर्यटन सत्र के कुछ ही दिन बचे हैं। 15 जून की शाम 7 बजे पीटीआर सैलानियों के लिए बंद हो जाएगा। इस सत्र में अब तक 50,000 सैलानियों ने चूका बीच और जंगल की सैर की है। अंतिम दिनों में सैलानियों की आमद बढ़ गई है। इस वीकेंड पर अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व बेहतर विकल्प हो सकता है। बता दें कि जंगल सफारी का लुत्फ उठाने जनपद के अलावा देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से भी सैलानियों की आमद रहती है। चूका बीच से सटे इलाके में स्थित शारदा डैम में समुद्र की तरह लहरें मारता पानी और हरियालियों के बीच खूबसूरत हटें उनको आकर्षण का केंद्र बनाता है। इसके साथ ही जंगल सफारी के दौरान बाघों के दीदार ने भी पीटीआर को नई पहचान दिलाई है। आंकड़ों की बात करें तो इस बार अब तक 50,000 सैलानी यहां पहुंचे हैं। पर्यटन सत्र 15 जून को बंद हो जाएगा। उम्मीद है कि पर्यटन सत्र के आखिरी दिनों में सैलानियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज, पीलीभीत।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। आज से फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का आगाज़ हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विपुल गोयल से साथ खेल मंत्री जो है मौजूद रहे। इस दौरान खेलों के प्रति लगातार युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, जहां पर पिछले साल खेल उत्सव महोत्सव में जहां 6000 युवक ने हिस्सा लिया, तो इस बार 6400 से अधिक युवक जो है इस खेल महोत्सव में जो है हिस्सा ले रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार लगातार युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने और उनको सुविधाएं देने का काम कर रही है। हरियाणा में लगातार जिस तरह से युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है उत्साह उनका बढ़ाने और उनको व्यवस्था तरीके से देने का काम करती है, तो वहीं अच्छा अवार्ड लाने वाले खिलाड़ियों के लिए भी सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन, साथ ही करोड़ों रुपए की सौगात खिलाड़ियों को देने का काम हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब लगातार युवाओं में जोश है और खेलों के प्रति उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि जिस तरह से खिलाड़ी अब बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में युवाओं में खेल के प्रति ज़्यादा जो है निष्ठावान तरीका देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा लगातार खेलों में अपना दमखम विदेशों में जाके दिखाता है और गोल्ड मेडल लेके आता है। वही वजह है कि आज इनकी संख्या दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां पिछले साल 6000 युवाओं ने खेल उत्सव में हिस्सा लिया था, तो इस बार 6400 यानी कि 400 युवाओं की संख्या और बढ़ी है। ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि आने वाले समय में जो हरियाणा सरकार खेलों के प्रति खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम कर रही है, वहीं गांव-गांव में अलग अलग खेलों के लिए नर्सरी बनाई गई हैं, ताकि गांव के युवाओं को शहर तक ना आना पड़े, गांव में भी उनको व्यवस्थित तरीके से खेल कूद में जो है हिस्सा ले सके और वहां पर सुविधाएं मिल सकें। हालांकि इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी का हरियाणा में दौरा हुआ है और अब कांग्रेस अपना संगठन बनाने की बात कर रही है, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहे दौरा करें या फिर कुछ भी करें, लेकिन हरियाणा में अब कांग्रेस दोबारा आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूती के लिए जो है बहुत सारे काम करने होंगे। कांग्रेस एक बिना गाड़ी जो बगैर ड्राइवर के है उस तरह से चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अभी संगठन को मजबूत करने में काफ़ी समय लगेगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जे 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। छत्तीसगढ़ में लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा जो है नक्सलियों पर जो है करारा प्रहार जारी है। इस बीच जो है बीजापुर जिले के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के पास अन्नापुर गांव में सुरक्षा बलों ने मोस्ट वांटेड नक्सली को मार गिराया है, जिसका नाम जो है गौतम उर्फ सुधाकर था, जिसके ऊपर जो है 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी नक्सली था। आपको बता दें, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों से मिलाकर के उसके ऊपर में 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी जो है मिली है। वहीं आपको बता दें, सुधाकर के शव के पास से आधुनिक जो है कई लेस हथियार मिले हैं। इसके साथ ही कई विस्फोटक जो है पदार्थ जो है मिले हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जो है तेलंगाना से जो है पार करके सुधाकर एक नक्सलियों की बड़ी बैठक लेने के लिए जो है वो बीजापुर पहुंचा था। इसके साथ ही लगातार जो हमारे सुरक्षा बल हैं उसके लोकेशन को लगातार ट्रैक कर रहे थे, जिसके बाद जो है बीजापुर एरिया में आखिरकार जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही सुरक्षा बलों को जो सुधाकर ने देखा और इधर से फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच आमने सामने जो है दोनों के बीच जो है मुठभेड़ हुई और सुधाकर ज्यादा देर टिक नहीं पाया और हमारे सुरक्षा बलों के सामने जो है वो ढेर हो गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई है, आने वाले समय में लगता है कि समय से पहले ही जो है नक्सलवाद खत्म हो गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि लगातार हमारी केंद्र की मोदी की सरकार जो है एक कुशल नेतृत्व और गृह मंत्री के लगातार अच्छे मॉनिटरिंग के साथ जो है सुरक्षा बल के बीच जो है लगातार नक्सलियों पर जो ताबड़तोड़ कार्रवाई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने ये भी कहा, इससे पहले हमने देखा है कि मोस्ट वांटेड वसव राजू को भी हमने मार गिराया है। वहीं इस पूरे मसले को लेकर के जो है लगातार जो है हमारे ताबड़तोड़ जो जवान नक्सलियों को जो है कार्रवाई कर रहे हैं और
अब तक हम बात करें सरकार के बीच जो है हम सरकार आने की बात करें तो लगभग 400 से ज्यादा नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। 1300 से ज्यादा नक्सलियों को जो है अब तक सरेंडर कर दिए हैं और भारी मात्रा में गोला बारूद जैसे कई हथियार जो है हमारे सुरक्षा बलों ने को भी बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं 2026 तक जिस तरीके से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही जा रही है, उसी क्षेत्र में जो है लगातार हमारे सुरक्षा बल और डबल इंजन की सरकार जो है काम कर रही है। निश्चित ही आने वाले समय में जो है नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ और जिन जिन जो राज्यों हैं वहां से नक्सलवाद जो है खत्म हो जाएगा। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राय, जगह 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। बकरीद के त्यौहार को लेकर के दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी में कहा है कि कोई भी प्रतिबंधित जानवर यानी जो सरकार की तरफ से मना किया गया है, अगर उसकी कुर्बानी की जाती है, उसकी बलि दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गाय, ऊंट या गौवंश को लेकर के अगर कहीं भी बलि दी जाती है, कुर्बानी की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पशु नियम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी बयान सामने आया है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि कोई भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं की जाती है। हालांकि अगर ऐसा करते कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसकी कुर्बानी इस्लाम के हिसाब से जायज़ नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अपनी सरकार से चोरी से कोई काम करते हैं तो चोरी का इस्लाम मज़हब में कोई हिस्सा नहीं है, और ऐसे में अगर आप चोरी से कुर्बानी करते हैं तो आप उस कुर्बानी को नाजायज़ समझे। मौलाना साजिद रशीदी के अलावा कई और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ अगर सरकार कह रही है कि ऐसे जानवरों की कुर्बानी ना की जाए तो आप ऐसे जानवरों की कुर्बानी ना करें, आप उन जानवरों की कुर्बानी करें जिनकी कुर्बानी सरकार ने प्रतिबंधित नहीं की है। साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से एक और एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि कुर्बानी किसी भी सड़क, खुले मैदान, पार्क, चौक या चौराहे पर नहीं की जाएगी। निर्धारित जगह पर ही कुर्बानी की जाएगी, स्लॉटर हाउस में कुर्बानी की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो सड़क, चौक, चौराहे पर कुर्बानी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हमें सबकी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये एक पवित्र त्यौहार है और त्योहारों की पवित्रता बनाने के लिए एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और इसलिए अगर कुर्बानी करनी है तो आप ऐसी जगह पर करें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। ये कोरोना पॉजिटिव मरीज़ डॉक्टर ही है। आपको बता दें, सिविल अस्पताल में कार्य कर रहे एक डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं एक महिला भी है जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब राजधानी लखनऊ में कोरोना के पेशेंट्स की संख्या लगभग बढ़कर 6 हो गई है। आपको बता दें, कोविड को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है। साफ तौर पे जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी विभाग हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर कोविड की जांच के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। खुद ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि जो भी इस तरीके के मरीज़ आ रहे हैं, फ़िलहाल उनको दवा दे करके उनको घरों में आइसोलेट किया जा रहा है। लेकिन सरकारी विभागों में, सरकारी अस्पतालों में भी इसके इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि जो इस तरीके के मरीज़ हैं या इस तरीके के लक्षण वाले जो मरीज़ हैं उनकी पूरी तरीके से देखरेख की जा सके, और देखरेख के साथ साथ उनको आइसोलेट करके दवा भी दी जा सके। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह संख्या बढ़कर 6 हो गई है, और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में तकरीबन ये संख्या 25 के पार है। कोविड को लेकर के घबराना नहीं है, कोविड को लेकर के दिमागी रूप से परेशान नहीं होना है। ये बात गाइडलाइन में जारी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी और डीजी हेल्थ ने भी। कोविड को देखते हुए उसकी पूरी तरीके से दवाइयाँ, उसकी वैक्सीन, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जो भी पेशेंट कोविड पॉजिटिव आए हैं उनको भी किसी भी कीमत पर घर पर आइसोलेट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसकी देखरेख भी कर रहा है, और जो मरीज कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आ रहे हैं उनकी भी जांच शुरू कर दी गई है। फ़िलहाल सिविल अस्पताल में डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं एक महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है।
वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। सिटी रिपोर्टर में एक अहम खबर ये है कि सबसे अहम चीज़ है कि योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक लेना शुरू कर दिया है तमाम विभागों का, कि उन तमाम विभागों में जो योजनाएं योगी आदित्यनाथ की तरफ से सरकार के दौरान पास की गई, क्या योजनाएं सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित हैं या नहीं हैं। अगर योजनाएं चल रही हैं तो कितना लाभान्वित हुआ है प्रदेश के हर व्यक्ति तक वो योजना पहुंची है या नहीं पहुंची है, उसकी समीक्षा बैठक जारी है। सबसे अहम कृषि विभाग की है, जहां पे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही को अधिकतम बजट दिया गया है उस विभाग को। अब देखने वाली बात है किस तरीके से उन बजट का उपयोग होता है। 2 साल बाकी हैं 2027 के चुनाव को, और योगी आदित्यनाथ कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष करारा प्रहार रोज कर रहा है। जहां कानून व्यवस्था को ले और विभाग में योजनाओं को लेके, परियोजनाओं को लेकर समीक्षाएं बैठकें चल रही हैं, और बैठकें इस तरह से चल रही हैं कि कहीं पे भी किसी भी तरीके से किसी अधिकारी, किसी मंत्रीगण को छोड़ा नहीं जा रहा है। योगी आदित्यनाथ एग्रेशन में है और उन्होंने कह दिया है, निर्देश दे दिया है, कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया तो उनका चाबुक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चलता चला आया है वो चलेगा और वो अधिकारी सस्पेंड होगा। लिहाजा सोच समझ के हर अधिकारी हर फाइलों का निस्तारण कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से किसी भ्रष्टाचार का अगर मामला उजागर होता है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। ये साफ लफ्ज़ों में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अधिकारियों से कह दिया है। अब कुछ दिन के बाद नगर विकास मंत्रालय की भी समीक्षा बैठक होने जा रही है, उसमें भी मंत्री AK शर्मा अपनी बातें रखेंगे, योजनाओं के बारे में बताएंगे। योगी आदित्यनाथ बारीकी से हर विभाग, हर अधिकारी, हर मंत्री की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या जो बजट आया है उसका कैसा उपयोग हुआ है, योजनाओं को कैसे पब्लिक तक पहुंचाया गया है। एक एक चीज़ गहन अध्ययन के साथ योगी आदित्यनाथ अपने जो भी अधीन विधायक हैं या मंत्री हैं या कहीं सदस्य हैं या कहीं चेयरमैन है किसी निगम के, या मंत्री हैं, राज मंत्री हैं, विभाग संचालन करते हैं, सबसे सवालात हो रहे हैं। अब आने वाला कल तय करेगा कि वाकई समीक्षा बैठक में क्या पॉजिटिव रिजल्ट योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को मिलता है या नहीं। कैमरा किशन के साथ रजाबाद, लखनऊ, JK न्यूज़। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया राजीव कृष्ण ने निर्देश दिया है कि जो भी फरियादी हैं उनकी प्राथमिकता के साथ जन सुनवाई की जाए, और शायद यही वजह है कि लगातार वो कई रेंज के IG, ADG और SSP को साफ तौर पे कहा है कि जो भी फरियादी हैं, पीड़ित हैं, उनकी जन सुनवाई सुनिश्चित की जाए, और साथ में ये भी कहा है कि जो भी अपराधी हैं उन पे लगाम लगाई जाए। और लगातार कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ये काम कर रही है, और आप देखिए कि राजधानी लखनऊ में भी कहीं ना कहीं कमिश्नरेट पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश दीपक वर्मा को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। दीपक वर्मा 2.5 साल के बच्ची के साथ रेप किया था, और कहीं ना कहीं इस घटना से आम जनमानस से लेकर पुलिस विभाग भी कहीं ना कहीं चिंतित थे, और त्वरित कार्रवाई पुलिस ने भी की है, और कहीं ना कहीं आरोपी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। लगातार जिस तरह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के लिए कहर बरपा रही है, और साफ तौर पे ये संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनकी ही भाषा में पुलिस उनको जवाब देगी। तो कहीं ना कहीं इस बात को लखनऊ की पुलिस ने सच साबित कर दिया है। जिस तरह से 5 जून को बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, और 6 जून की रात में ही पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश दीपक वर्मा को मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर लखनऊ वासी भी कहीं ना कहीं पुलिस की सराहना कर रहे हैं, और तमाम लोगों ने ये कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस सतर्क और सजग है, और कहीं ना कहीं अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जा रहा है। हालांकि इस इनकाउंटर के बाद से कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस की लोग काफ़ी सराहना कर रहे हैं। जिस तरह से 2.5 साल के बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी और आरोपी दीपक वर्मा था, हालांकि बहुत कम ही समय में पुलिस ने मुठभेड़ करके उसको मार गिराया है। एक चीज़ साफ हो गई है कि अगर कोई भी अपराध करेगा अपराधी, तो उसका उत्तर प्रदेश पुलिस से बच पाना मुश्किल होगा।
लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है और यही वजह है कि लखनऊ में 5 जून की 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई और 6 जून की रात में ही पुलिस ने इनकाउंटर में आरोपी को मार गिराया है। हालांकि इस कार्रवाई से आम जनमानस और तमाम जो संभ्रांत लोग हैं वो लखनऊ पुलिस की सराहना कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि जो अपराधी है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, इस बात को लखनऊ पुलिस ने सच साबित कर दिया है। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7 लखनऊ।